नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं कलदन्यतापो न शोषति मारुत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय कीड़ो हाल केम छो कमना की, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि इस पॉडकास्ट का नाम है फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर जितने भी अभी तक एपिसोड हुए हैं और आने वाले सारे एपिसोड्स के अंदर बेसिकली मैं आपको ये फेलियर सक्सेस, इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों की कितनी जरूरत है, कितनी अहमियत है हमारे जीवन में, इसका एक एक फंडा आपका क्लियर कर दूंगा। ये एपिसोड सुनने के बाद, ये और मेरे जितने भी पॉडकास्ट के पहले एपिसोड हुए हैं इस सीरीज के या इसके बाद आने वाले हैं, उसके बाद आपको कोई संशय नहीं रहेगा किसी भी चीज में। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है ना, तो वो सारे डाउट आपके यही क्लियर होने वाले। खासकर यंग बच्चों से, खासकर जो अभी किसी भी क्लास में है, चाहे 5th में, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, बीटेक के फर्स्ट ईयर में है, तैयारी करने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, जेई, बिट्स प्लानिंग की तैयारी करने वाले हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो आप, सेट की तैयारी कर रहे हो बाहर जाने के लिए, आइल्स की तैयारी कर रहे हो, टफल की तैयारी कर, किसी भी चीज की आप कर रहे हो, तो ये पॉडकास्ट जरूर सुनना। अगर आपने पहले के पॉडकास्ट नहीं सुने हुए हैं तो प्लीज पहले के पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट के पहले के जो एपिसोड हैं उनको जरूर सुनना। मैं बिल्कुल अनकट वीडियोस डालता हूं, एक भी एडिटिंग नहीं करता हूं, जो बोलता हूं सब सामने बोलता हूं, कोई स्क्रिप्टेड कोई कुछ नहीं है। क्यों? ये है मेरी लाइफ। अपनी जिंदगी के अंदर जो भी मैंने कुछ गलतियां की, बहुत सा, इतनी टन भर के गलतियां की, लेकिन कुछ सही भी किया। वो सही क्यों किया, कैसे किया, किसी ने करवाया, कोई मेंटर आया, कोई भगवान आया, किसी ने रास्ते में, ट्रेन में मैं जब सफर करता था, बस में सफर करता था, किसी ने भी कोई भी ऐसी बात बोल दी जो मेरे दिमाग में बैठ गई। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा एक शेर है, आपको छोटा सा बच्चे को चीज बताता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक ये जो एक है ना वाक्य, ओहो, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसका कहने का मतलब है कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम चाहो और वो हासिल ना कर पाओ। एक बार कोशिश तो करके देखो। और यही ये पॉडकास्ट है, From failures to success and back। जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन फेलियर्स आएंगे उसके बाद ही सक्सेस आती है। उसका स्वाद ही अलग है। अब जैसे एक इंस्टाग्राम पे मैं कुछ दिनों पहले वीडियो देख रहा हूँ, अगर आप भी यूज करते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तो सबके पास ही आती है लगभग उसी सेम टाइम में, जो वायरल हो जाती है। तो उसमें क्या था कि एक बंदा पहली स्टेप पे ट्राई कर रहा था। उसने कई बार ट्राई किया। उसमें क्या दिखाया था कि वो स्टेप यहां से लेके यहां तक का था, पहला स्टेप, और उससे वो स्टेप नहीं चढ़ा जा रहा था। मतलब तो बहुत कोशिश करी, थक हार के वो आखिरकार चला गया। तभी एक दूसरा बंदा आया, उसने भी बहुत कोशिश की, बहुत, एक बार तो वो थक के हार के जाने लगा ना, सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर। उसने हद मार के वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, और उसके बाद उसने पता है क्या देखा? पहली सीढ़ी कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी। सोचो, मान लो इतनी बड़ी सीढ़ी है, सोचो एक चींटी के सामने इतनी बड़ी सीढ़ी है, मान लो फॉर एग्जांपल। लेकिन बाद में जो सीढ़ियां थी ना, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 सक्सेस तक की सीढ़ियां इतनी छोटे छोटे थे। तो पहला जो स्टेप है ना, वही सबसे मुश्किल है कुछ भी करने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो जिंदगी में, आपको आईआईटी क्रैक करना है, बिट्स प्लानिंग क्रैक करना है, आपको एम्स में जाना है, आपको आईआईटी बेंगलोर में जाना है, आपको बाहर हार्वर्ड में पढ़ना है, कहीं एमआईटी में पढ़ना है, जहां मर्जी पढ़ना है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले
कुछ करना पड़ेगा, पहला स्टेप लेना पड़ेगा, वही सबसे मुश्किल है। जो पहला स्टेप ले लेते हैं ना, उनके लिए बाकी स्टेप छोटे 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 लगते हैं। एक बार की मेहनत, ये यशस्वी जायसवाल यार कितना बड़ा एग्जाम्पल है। उसके पापा गोलगप्पे का ठेला लगाते थे, लेकिन फिर भी उसके पापा किसी तरीके से मेहनत करके, नहीं बेटा ये तो तेरे को तो मेहनत करनी पड़ेगी। सरफराज खान यार, कितने एग्जाम्पल दूं मैं, कितना पाई जोड़ जोड़ के उसने उनको क्रिकेट वगैरह, लेकिन आखिरकार जब इंडिया की कैप उन्होंने पहनी, आंखों में से आंसू टपक रहे थे। तो वो सब ऐसे ही नहीं होता, वो सब करने से होता है। तो अभी मैंने जो एक श्लोक बोला, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलधन्यतापो न शोषिति मारता। सुना होगा आपने, ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अपने सबसे प्यारे शिष्य कह लो, मित्र कह लो, अर्जुन को यह श्लोक बोला और इसका मतलब भी समझाया कि आत्मा ना अमर है, आत्मा अमर है, अजर है, अमर है। उसको आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ अमर है। ये मैंने क्यों बोला, मैं भी आपको बताता हूं। तो हुआ ये कि जैसे आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा कि मेरा सारा कुछ ठीक चल रहा था, मैं 12th में फेल हो गया, शान से 12th में फेल हो गया। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, यस आई एक्सेप्ट आई वाज फेल इन 12th। मुझे काफी लोग कहते थे यार तू ऐसे क्यों बोलता रहता है। मैं कहा मैं बोलूंगा, क्यों ना बोलूं। मैंने 3 क्लासेस करने में 6 साल गंवाए, क्यों ना बोलूं, मैं बताऊंगा मैं सबको। मैं रीजन नहीं बताता क्योंकि, बस मैं बताता हूं मैंने 3 बार फेल किया, 3 बार क्रैक किया, 3 बार फेल किया, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। दिक्कत पता क्या आती है, हम फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो छोड़ो, आप पहले के एपिसोड सुनेंगे आपको समझ में आएगा मैंने ऐसे क्यों बोला है। तो सब कुछ ठीक था। 12th में फेल होने के बाद मैं गया, मेरे जो प्रोफेसर विवेक शर्मा जी थे, जो पहले द्रोणाचार्य एकेडमी था रेजोनेंट क्लासेस के नाम से कुरुक्षेत्र में, उसके आसपास के इलाकों में भी, करनाल वगैरह में, हर जगह। तो उन्होंने, उनके साथ में डेली जाता था, माँ सरस्वती की वंदना करता था और डेली मतलब आना जाना उन्हीं के साथ रहता था। फिर मैंने एक ये भी निकाला कि नहीं यार, मेरे ना वापस जब लंच में जाते हैं भैया, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है 1 घंटा। क्यों जाना, फिर खाना खाना, फिर वहाँ आधा घंटा ले जाना, कई बार सो भी जाता था मैं। तो मुझे लगा यार इसमें टाइम वेस्ट करना है। तो मैंने, जैसे भैया मेरे भाभी जी वगैरह थे, दोनों भाभी जी मेरे, तो वो दोनों अच्छे थे, वो खाना बड़ा टेस्टी बनाते थे, मेरे लिए वहीं भेज देते थे, जो घर पे बनाते थे वही वहीं भेज देते थे। तो मैं वहीं खाने लग गया, मैंने टाइम वगैरह बचा लिया और एक अच्छे ट्रैक पे जा रहा था। अब मुझे ये तो मिल गया कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए और उसके लिए मुझे पढ़ने के लिए और दोबारा 12th के अंदर अच्छे स्कोर करने के लिए मेरे पास एक मेंटर तो आ गया। लेकिन जो एक मोटिवेशन ये होता है ना कि हाँ आपको एक कोच तो मिल गया आपको क्रिकेट सिखाने के लिए, लेकिन आप क्रिकेट में करना कैसा चाहते हो? आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, आप जो रूट बनना चाहते हो, विराट कोहली बनना चाहते हो, महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहते हो, क्या बनना क्या चाहते हो आप, वो डिसाइड नहीं होता। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना, और इसके मैं एक शॉर्ट भी बना के डालूंगा इसका पक्का, जो मैं बोलने वाला हूं कि, और वायरल कर देना, उसको शेयर कर देना सबको। मैं बता रहा हूँ सब सारे चीज़ को। आप इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों कर रहे हो, अगर आपको वाई नहीं पता है कि आप ये इंजीनियरिंग करना क्यों चाहते हो, तो कोई फायदा नहीं। हाँ मुझे इतना पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। हाँ मुझे बिल गेट्स बनना है, लेकिन बनना कैसे है, कैसे बनूंगा मैं, क्या ऐसा करूं कि मैं बिल गेट्स जैसा बन जाऊं। उस समय स्टीव जॉब्स का कोई ऐसा सीन नहीं था, जकरबर्ग तो आया भी नहीं था। बनना क्या है, करना क्या है जीवन में, करना क्या चाहते हो, वो है ना, कहना क्या चाहते हो, मैं कहता हूं करना क्या चाहते हो जिंदगी में। ये सोचो मुझे इंजीनियरिंग बन के मजदूरों की तरह काम करना है। लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं यार हमारे देश में, बच्चों की कमी है क्या?
तुम क्या अलग करोगे? क्या तुम सचिन बंसल बनोगे? फ्लिपकार्ट बनाओगे? बोट बनाओगे? क्या करोगे? क्या अश्नील ग्रोवर जैसे बनोगे? करोगे क्या? ये सोचो दिमाग में, ये बहुत जरूरी है। तो बात हम पॉइंट पे। तो मेरा ये सब चलता रहा। मैं कुरुक्षेत्र से दिल्ली, दिल्ली से कुरुक्षेत्र आता रहा 1.5 महीने 2 महीने में जाता था। तो ये मेरा अप्रैल में तो ये स्टार्ट हुआ था। फिर AIRRRR का एग्ज़ाम दिया, मैंने आपको बताया उसका स्कोर बहुत अच्छा आया था मेरा। मैंने टॉप मारा था नीचे से, 2,45,538 टाइप का कुछ मेरा रैंक आया था और -21 नंबर्स आए थे, तो जो कि आने थे, इट वॉज सर्टेन। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मेरा ऐसे ही चलता रहा। घर आना जाना, बुआ जी के घर ही रहता था, पढ़ाई करना, जिम जाना। जिम जाता था मैं। जिम वाले की कहानी अगले बारे में बताऊंगा कि क्या होता है जिम में एक्चुअली में। अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि जिम में क्या होता है और क्या आपके साथ करते हैं ना, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे ही मैं घर गया हुआ था दिल्ली। ये 16 सितंबर की बात है। मैं सुबह की ट्रेन पकड़ के दोपहर 12:15 बजे के करीब वहाँ पहुँचा और बस खाना खाने बैठा ही था। मतलब जैसे वहाँ पहुँचा, लंच का टाइम हो गया था, तो भाभी जी वगैरह थे, तो उन्होंने बोला भाई लोकेश चलो खाना खाते हैं। खाना खा ले बेटा, तू थक गया होगा, कुछ खाया नहीं होगा। तो मैं 16 तारीख को वहाँ बैठा हूँ। 1 सवा 1 बजे का टाइम था और मैं खाना खाने बैठा हूँ और तभी मेरे पास एक फ़ोन आता है। उस टाइम फ़ोन तभी करते थे जब बहुत ज़रूरी काम हो। तो मैं ट्रेन में था, तो ट्रेन में तो मुझे किसी का फ़ोन आया नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मेरे पास फ़ोन आता है मेरे पिताजी का। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे शब्द बोले, कुछ ऐसा कुछ बताया कि जिसने दिल के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा भर दी। मतलब वो बोले जा रहे हैं और आंखों में से अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं भावुक हो रहा हूँ इस बारे में बताने के लिए कि मेरे सबसे बड़े ताऊजी और मेरे पापा के मतलब बड़े जो थे उनके ताऊजी, उनका बेटा, मतलब उनका तो भाई हो गया। तो मेरे सबसे बड़े ताऊजी डॉक्टर जगदीश कश्यप जी, डॉक्टर जगदीश, उनका देहांत हो गया। ही वॉज जस्ट रिटायर्ड इन अप्रैल। तो जब मैं, आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा, मैं कुरुक्षेत्र आया था, तो मैं वहाँ भी गया था, उनसे भी मिला था, ठीक ठाक सब कुछ। लेकिन अचानक से उनको हेपेटाइटिस हो गया और एकदम डिक्लाइन होती गई उनकी सेहत, तो 16 सितंबर को उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने बोला कि बेटा हमें दिल्ली से आने में लगेगा टाइम, तू वहीं है, सबसे पहले वहाँ पहुँच। और मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ ताऊ जी को ऐसे देख के मुझे बहुत पीड़ा होती है, रोने लग जाता हूँ मैं। उनके बड़े बेटे राजीव शर्मा जी, मेरे बिट्टू भैया, उनके पास जाके मैं बैठता हूँ और मतलब एक होता है ना कि सिर्फ आई कॉन्टेक्ट के अंदर कि मैं, भैया क्या हुआ, भैया कह रहे बस सॉरी। तो भैया कहते कि इस अचानक से तबीयत ढीली हुई, मुझे जाना ही था, पर वो चले गए। अब मैं इतना दुखी क्यों हूं उनके बारे में सोच के, क्यों ऐसा बता रहा हूं। हु इज डॉक्टर जगदीश? ही इज अ मैन so intelligent, so brilliant that no one have ever seen like him. He was a gem, but he was a crown of gems in our whole family. एक हीरा नहीं थे वो, रतन जड़ित एक मुकुट थे हमारे पूरे परिवार पर, और उनका देहांत हो गया। कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे। अस्तल भोर में उन्होंने जब डॉक्टर की तैयारी की थी, अस्तल भोर ही था शायद, मैं गलत ना कर रहा हूं, तो उन्होंने
हरियाणा, पंजाब जब इकट्ठा होता था उस टाइम, और हिमाचल, इन तीनों का इकट्ठा एक बोर्ड होता था, तब उनके अगले पिछले अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब तोड़ दिए डॉक्टरी में। तड़ातड़ उनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है वहां पे। मतलब तबाही मचा दी उन्होंने वहां जाके, इतने इंटेलिजेंट। और जब वो रिटायर हुए थे तब वो पूरे कैथल जिले के, हरियाणा में है कैथल, हरियाणा कैथल, इन सब के वो सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जब रिटायर हुए थे। और अगर किसी को, मेरे को एक ट्रेन में एक बंदा मिला और मैंने बोला मैं जी डॉक्टर जगदीश जी का वो हूँ, मैं उनके घर जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, कहते अच्छा तो उनका है। वो मेरे पैर छूने लग गए और मैं बोला अरे ये क्या कर रहे हो आप, तो बहुत बुजुर्ग हो, मैं मेरे पैर क्यों छू रहे हो। कहते वो जो है ना आदमी, उनके से रिलेटेड अगर उनका कोई भी खानदान का बंदा है ना तो वो भी शायद उनके जैसे ही होगा, इसलिए मैं पैर छू रहा हूँ। नहीं जी वैसा तो नहीं है। तो वो ये बंदे थे। जब उनका टाइम था जिंदगी के, मतलब जो उन्होंने जिंदगी में जितनी मेहनत करी, उन्होंने तो बचपन से मेहनत करी यार। बचपन में ही उनकी माता जी चली गई, फिर वो अपने चाचा जी वगैरह के पास रहे, वहां उन्होंने पढ़ाया उनको अपने बेटे की तरह। और उन्होंने भी वहां पे, मतलब बेटे की तरह क्या, वो बेटे ही थे उनके, खूब पढ़े वो। और पढ़ के उन्होंने फिर अपने छोटे भाई को भी, जो उनके छोटे भाई थे उनको भी डॉक्टरी कराई। और सारे अपने जितने भी कजन्स थे, जितने चाचा के लड़के थे, उन सबको सही तरीके से गाइड करना। किसी की शादी होती है उसके अंदर सब शॉपिंग वगैरह वो करना, सारे इंतजाम देखना, वो सब वो करते थे। और ऐसे में एक ऐसा पिलर अगर जिंदगी से चला जाए तो आप सोचो क्या होगा। मेरे पापा जी के वो शब्द मेरे को कान में याद है कि वो कान बोलते हुए रो रहे थे। वो ऐसे होता ना, कंठ रुंध जाना, वो सब थी वो सिचुएशन। तो सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार वगैरह करके। मेरे को याद है बिट्टू भैया वहां खड़े हुए, पर बस पापा जी चले गए, पापा जी चले गए, पापा जी चले गए, बहुत रोए वो। खैर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहां, अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग किसी के देहांत होने पे वहां जाते हैं, वहां पे वो करने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही करना था, लेकिन विधाता की मर्जी कुछ और थी। उस ऊपर वाले का चक्कर जब चलता है ना, तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि लोकेश क्या ऐसा कर, 13 दिन तो यहीं रुक जा, जब तक वो नहीं होता, क्योंकि तू यहीं है तो यहीं से डेली अप डाउन कर लियो। और हाँ, तो मेरे लिए तो क्या दिक्कत थी, ऐसे वो बुआ जी के घर रहते यहाँ था, तो मैं वहाँ करके, मैं ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ रहा, सुबह तो वहीं चला जाता था, शाम को वापस आता था। तो ये सब हो गया। लेकिन वो जो 13 दिन थे, उन 13 दिनों के अंदर मैं इन भैया से काफ़ी क्लोज हो गया। मैं उन्हीं के साथ सोता था, वो ज़मीन पे सोते थे, मैं भी उनके साथ सोता था। उनका एक बेटा था, उस बेटे के बारे में सुनाऊंगा, क्या बच्चा था वो भी मेरे साथ खेलता था। तो काफ़ी एक प्यार सा हो गया था 13 दिन के अंदर ही, हम काफ़ी क्लोज थे। जबकि मैं, भैया का एक अलग दर्जा है वो, जो मैं बताऊंगा आपको। तो 13 दिन उनके पास रहा, काफ़ी कुछ किया, सीखा उनके पास रह के, काफ़ी कुछ बातें करी, वो सब स्टोरीज वगैरह सुनाते थे अपनी ट्रैकिंग की, इधर उधर की। और ताऊ जी का गम उनकी आंखों में दिखता था। वो ऐसे थे कि, मतलब मेरे को याद है कि जो सैलरी जॉब करके आते थे ना, उन्होंने अपने पापा के लिए अपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसके अंदर आज वो शायद सीईओ होते उस कंपनी के, या बहुत ही तगड़ी पोस्ट पे होते, उसको छोड़ दिया था और टीचिंग लाइन अपनानी थी उन्होंने। ये बंदा कौन है, क्या करता है, क्या करता था, और इसने क्या ऐसा किया कि जिसका जिक्र इसके अंदर होना बहुत जरूरी है, और इसके बिना ये कहानी अधूरी है। क्योंकि जो मेरे ताऊ जी जिनके देहांत हुआ ना, उनके जो पापा थे, उनको पढ़ने के लिए लाहौर जाना था, लेकिन उनको उनकी माँ ने जाने दिया कि नहीं तू इतनी दूर पढ़ने नहीं जाएगा लाहौर। उस समय आज़ादी से पहले की बात है। और उनका भी रिकॉर्ड ये था कि वो एक ही क्लास के अंदर उन्होंने हिमाचल प्रदेश और ये सब तब इकट्ठे ही थे सारा कुछ,
तो उनके अंदर उन्होंने एक ही टाइम में 2 क्लासें कर ली थी, एक ही साल में। मतलब उन्होंने 6 महीने में शायद 1 क्लास खत्म करी, फिर उन्होंने कभी को प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में डाल दो, वो भी कर मारी। लेकिन वो जा नहीं पाए, फैमिली वगैरह उनको संभालनी थी, जो भी था। तो लेकिन ताऊ जी भी वैसे ही थे, उन्होंने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उनका बेटा भी वैसे ही निकला। अब उन्होंने ऐसा किया और क्या हुआ इस बीच, वो सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तो ये जो मैंने श्लोक बोला था, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न शो न चैनम कलदन्यतापो न शोषयति मारता, वो इसीलिए था कि आत्मा अमर है, अजर है, उसको ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा उसको छू सकती है, ना आग उसको जला सकती है। वो इसीलिए बोला था क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। और वो क्यों है वो आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ हर मंगलवार शाम 8:07 पर, जिसमें मैं अपने इस फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज का एपिसोड लॉन्च कर देता हूँ सर। ठीक हर मंगलवार शाम 8:07 प्रीमियर करता हूँ। तो बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सादर अभिनंदन, आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स में आप मुझसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा किस्सा है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले एपिसोड के अंदर शेयर करूं, तो प्लीज़ उसको कमेंट में शेयर कीजिए, लिखिए उसके अंदर और शेयर कीजिए। शेयर करना फ्री है, क्योंकि हो सकता है क्या पता किसको ज़रूरत हो इस चीज़ की सुनने की, उसको कोई बता नहीं रहा, वो चाहता हो कि कोई मुझे ये बोल दे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, तभी बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसको सुनने की जरूरत हो, जो चाहता हो कि यार कोई मुझे बस ये चीज बोल दे कि फेलियर्स सब कुछ नहीं है, काम करते रहना है और आज के जाके कामयाबी मिलेगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं। अगर आप लगे हुए हो, डटे हुए हो, रुके हुए हो, चल रहे हो, तो सब साइड 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 चल रहे, साइड हो जा, ये हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार शाम 8:07 पे भारतीय पॉडकास्ट पे। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा एफर्ट करने का मज़ा आता है। एक वो मिलता है ना कि हाँ यार कोई सुनने वाला है, कोई है जिसको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके पास ज्ञान का एक समुद्र है। एक बूंद बूंद भी रोज ले लोगे ना तो गागर भर जाएगा। और हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना, दूसरों के अनुभवों से सीखना अपने आप में ही सक्सेस के पास पहुंचाने का एक रास्ता है। तो चलिए आज्ञा लेता हूं आपसे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।